नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के पहले ही चैप्टर वास्तविक संख्याओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके चलेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। देखो 2019, 2020, 2022 और 2023 हो सकता है पहले भी पूछा गया हो। ठीक, तो हमें क्या करना है क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, जो भी संख्या हमें सिद्ध करनी है उसका हम उल्टा लेके चलेंगे। उल्टा मतलब कि अपरिमेय संख्या तो क्या लेके चलेंगे, परिमेय संख्या। तो यहाँ कर लेंगे, हम हल करेंगे इसका। तो मान लेंगे ना, माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखो कोई संख्या जब परिमेय संख्या होती है तो P/Q के रूप में होती है। तो यह P/Q के रूप में होगी। ठीक, कैसे कि √3 जो है वो क्या होगी, P/Q के रूप में होगी, और जहां कभी भी Q बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक, अब देखो जब कोई हमारे पास में परिमेय संख्या होती है, जैसे मान के चलो ये 2/3 है। ठीक, तो ये अपने आप में ये दोनों ऐसी संख्या होती हैं कि इनका कोई भी ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा कि दोनों संख्या को काटे। कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हम। ठीक है, तो कोई ना कोई गुणनखंड जरूर रहा होगा ऊपर दोनों में। ठीक, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या, जो P और Q क्या है, हमारी सहभाज्य संख्या कहलाएंगी, क्योंकि इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए P, Q सहभाज्य संख्या है। देखो सहभाज्य संख्या का मतलब है कि ऐसी संख्या जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। क्या, ऐसी संख्या जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ठीक, किसको छोड़ के, केवल एक को छोड़ के। तो जब कोई भी जो हमारी सहभाज्य संख्या होती हैं तो उनका सदैव जो HCF होता है, मतलब P और Q का, तो वो क्या होगा हमारा 1, क्योंकि HCF क्या होता है, जो हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं वो ही हमारा वो HCF होता है। उनका जो हम गुणनफल कर निकालें उसी को हम HCF बोलते हैं। ठीक, अब देखो हमें ये क्या दे दिया यहाँ पे, हमने माना सबसे पहले √3 एक अपरिमेय संख्या थी, तो उसको क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया हमें सिद्ध करने के लिए। अब देखेंगे यहाँ पे हम, अगर हम कैंची की गुणा करें तो क्या हो जाएगा, √3 Q बराबर P। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से √3 गुणा में Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3Q² बराबर P स्क्वायर। ठीक, अब जो ये 3 इसके गुणा में है, इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में।
अब हमारी एक प्रमेय थी कि अगर कोई भी संख्या उसके वर्ग को मतलब विभाजित कर रही है तो वो जो स्वयं संख्या है उसको भी विभाजित करेगी। ये एक प्रमेय थी हमारी इसमें इसी चैप्टर में पहली। तो देखो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 3p² को विभाजित कर रही है, ठीक। और विभाजित करने पे कोई संख्या दे रही है हमें q², और q² क्या है हमारा एक, यहाँ देखें तो पूर्ण संख्या है हमारा, तो पूर्ण संख्या दे रही है। तो जब कोई संख्या किसी को विभाजित करे तो पूर्ण संख्या देती है हमारे, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए 3p² को विभाजित करती है। ठीक, क्या 3p² को विभाजित करती है, अतः 3p को भी विभाजित करेगी, p को भी विभाजित करेगी। एक मिनट, ये दिख रहा तो ये थोड़ा कट रहा है यहाँ से, को भी करेगी। तो साथियों जब यहाँ पे हमने 3 में p² का भाग करा तो क्या आया हमारा q²। तो इसी प्रकार जब हम 3p को विभाजित कर रही है तो क्या आएगा, कोई ना कोई संख्या जरूर देगा हमें विभाजित करने पर। तो क्या आ जाएगा p/3, क्या मान लेंगे, कोई भी संख्या मान लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू या क्या कुछ भी मान लो, c मान लिया ना, ये मान लिया हमने ना कि कोई ना कोई संख्या जरूर देगी जब विभाजित कर रही है। तो देखो हमने भी यहाँ पे देखा था कि कोई ना कोई संख्या विभाजित कर रही है, तो हमें ऐसे ही सिद्ध करना कि 3q को भी विभाजित करे। तो जो ये मान है p/q से यहाँ से मान निकालने p का, तो कितना आ जाएगा 3c। अब ये जो मान है यहाँ पे एक समीकरण बना है हमारा, ये इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। तो क्या करेंगे, इस p के मान को उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। किसमें, समीकरण 1 में। तो यहाँ लिख दो p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारे यहाँ पे q² बराबर, ये क्या हो जाएगा 3c q का मान, और इसका स्क्वायर है बटे में 3, ये हो जाएगा q² बराबर, जब स्क्वायर करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे 3 3 9 c² बटे में 3, 3 से 3 कैंसिल। ठीक, अब देखो 3 इधर इसके गुणा में, इधर जाकर किस में हो जाएगा, भाग में, तो q² बटे में 3 बराबर क्या आ जाएगा c²। और हमें यहाँ से देखने के लिए एक चीज़ मिली कि देखो q² 3 को विभाजित कर रही है और c को क्या है हमारी पूर्ण संख्या, तो इसका वर्ग भी पूर्ण संख्या होगा। तो ये 3 q² को विभाजित कर रही है, तो इसीलिए 3q को भी विभाजित करेगी। तो यही तो सिद्ध करना, देखो 3p को भी विभाजित करेगी और 3q को भी विभाजित करेगी। लेकिन हमने क्या माना, सहभाज्य संख्या, जबकि सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। तो यहाँ लिख देंगे 3q² को विभाजित करती है। ठीक, तो इसलिए 3q को भी विभाजित करेगी। अब हमने देखा कि देखो 3q को भी विभाजित कर रही है और 3p को भी विभाजित कर रही है। तो यहाँ क्या लिख देंगे,
P, Q दोनों को विभाजित करती है, दोनों को विभाजित करती है। ठीक, जब दोनों को विभाजित करेगी तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। और जब कोई संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाए तो क्या होता है, वो सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती हैं। जब इनका सहभाज्य संख्या नहीं है तो इनका जो HCF है, हम उसकी बात करें HCF, तो FCF तो वही होता है किसका, P और Q का जो उभयनिष्ठ संख्या हो हमारी। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है हमारा, 3। अब देखो हम वहाँ मान के क्या चले थे कि इसका HCF 1 है, और यहाँ हमने सिद्ध क्या कर लिया कि HCF 3 है। क्या ऐसा कभी भी हो सकता है कि दो संख्याओं का 2 ही HCF निकल गए? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो जो चीज़ हमने मानी थी, क्या मानी थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो चीज़ मानी है वो चीज़ भी क्या है हमारी, गलत साबित हो गई। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। क्या अवधारणा थी हमारी कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है हमारी, अपरिमेय संख्या। यहाँ लिख देंगे, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब यही हमें सिद्ध करना था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 4 नंबर का अवश्य मिलेगा हमें, या तो √3 मिलेगा या कोई और संख्या दे देगा। करने का तरीका सेम है। ठीक, करना यही है, बस संख्या चेंज होकर देगा अगर दिया भी तो। मेरे हिसाब से देखो 19, 20 और 22 और 23, 21 में हमारे एग्जाम नहीं हुए थे, तो हो सकता है अब की बार भी आपको ये मिल जाए बोर्ड के एग्जाम में। तो एक बार वीडियो को देखकर समझ में आए तो लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।